हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपको पता होगा कि फर्म किसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, और जो उनका प्रॉफिट और लॉस होता है वो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब वो एक रेशो में डिवाइड करते हैं। और जो वो फर्म होती है उसको एक मेंबर सबकी ओर से या फिर सारे मेंबर चलाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया कि दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। दो तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि एक तो क्या फर्म चला सकता है, नहीं चला सकता है, क्योंकि उसकी इसलिए दो या दो से ज़्यादा अधिक लोग होंगे और उनका एक सेम बिजनेस होगा। और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो उसको एक रेशो में जो पहले से डिसाइड होगी, इक्वल होगी 2:1 या जो भी उन्होंने डिसाइड की है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड में डिवाइड करते हैं। और वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक लोग मतलब सबकी ओर से एक चला रहा है, ठीक है, या फिर सारे चला रहे हैं, तो वो क्या होगी, हमारी पार्टनरशिप फर्म होगी। देखिए, पार्टनरशिप दो तरह की से हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो लायबिलिटी होती है वो जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी जो उसका फर्म में शेयर है उस तक ही सीमित रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में एक पार्टनरशिप फर्म है ABC, उसमें ABC फर्म है, ठीक है, उसमें पार्टनर है A, ठीक है। टोटल जो हमारा मान लीजिए लॉस आया 30,000 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 1:1:1, यानी कि इक्वल शेयर है, ठीक है। तो A के बाटे में कितना पैसा आ रहा है 10,000 रुपया, ठीक है। तो वो इस 10,000 रुपये के लिए लायबल है। अगर इससे ज़्यादा का लॉस होगा ना तो वो नहीं देगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से वो पैसा नहीं देगा, ठीक है। मतलब कि अगर जो लॉस आया है उसकी लायबिलिटी, उसको देने की लायबिलिटी बस वो जो इतना उसका फर्म में शेयर है ना वहीं तक देगा, वो उससे ज़्यादा वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाने देगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो फर्म का लॉस ज़्यादा होता है ना, तो पर्सनल जो उसकी प्रॉपर्टी है ना वो उसको बिक कर भी लॉस को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब इनकम टैक्स के, क्योंकि हम इनकम टैक्स में इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स के हिसाब से दोनों ही सेम है, ठीक है। और माइनर भी फर्म में हो सकता है, लेकिन वो खाली प्रॉफिट के लिए होगा। और अगर माइनर को अगर हम पार्टनरशिप फर्म में ले रहे हैं ना, तो दो बंदे क्या चाहिए, हमें अडल्ट चाहिए, यानी कि 18 से ऊपर चाहिए और जिनकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो। मैंने क्या बोला ये बाद में देखेंगे। अगर माइनर को अगर हम ले रहे हैं तो क्या होने चाहिए, हमारे पास दो अडल्ट पर्सन होने चाहिए जिनकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ आई ये बात। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जहाँ पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिक के भी जो फर्म का लॉस होगा वो बियर किया जा सकता है। इसलिए अगर हमें माइनर को पार्टनरशिप फर्म में खाली वो क्या होगा, प्रॉफिट के लिए ही आएगा, प्रॉफिट के लिए जो प्रॉफिट होंगे फर्म में उसमें ही उसका हिस्सा होगा, और वो आएगा तो हमारे लिए कैपिटल लाएगा, फर्म में कैपिटल लाएगा और प्रॉफिट के लिए आएगा। अगर लॉस होएगा तो वो उसको नहीं दिया जाएगा, लॉस नहीं दिया जाएगा उसे, ठीक है। खाली प्रॉफिट के लिए आएगा और कैपिटल लाएगा अपनी। अगर माइनर पार्टनरशिप फर्म में रखना है तो उसमें दो अडल्ट पर्सन होने चाहिए, विद 2 अडल्ट पर्सन, और जिनकी लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये इसमें ये दे रखा है लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सेक्शन 184 और 185 के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी, ये नोट भी दे रखा है। अब अगला पॉइंट है हु कैन बी अ पार्टनर। साझेदार कौन कौन हो सकता है, एक व्यक्ति इंडिविजुअली किसी भी फॉर्म में पार्टनर हो सकता है, पर क्या होना चाहिए, वो एक साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, ठीक है। फर्म में साझेदार हो सकता है। और फर्म अगर हम किसी उसको अवयस्क यानी माइनर को हम बना रहे हैं तो उसमें शामिल किया जा सकता है, और कम से कम उसमें 2 वयस्क साझेदार होने चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया। HUF, देखिए HUF में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में एक HUF पूरा का पूरा HUF पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन उसका कोई मेंबर, ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहता है इंडिविजुअली,
पूरा HUF नहीं जा रहा, उसमें से कोई एक बंदा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है इंडिविजुअली, तो वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको और किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, और जो आपने पहले कमेंट किया था उनकी भी मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, आगे है फर्म। देखिए, एक फर्म दूसरी फर्म में मेंबर नहीं हो सकती, पार्टनर नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसका कोई पार्टनर चाहे, ठीक है, तो वो दूसरी फर्म में बन सकता है मेंबर, मतलब इंडिविजुअली बनेगा वो, लेकिन फर्म के बिहाफ पर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद है कंपनी। एक कंपनी मेंबर बन सकती है क्योंकि इसका अस्तित्व क्या होता है, यह एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग हो सकता है, अलग होता है, सॉरी अलग हो सकता नहीं होता है। तो एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है। एक ट्रस्ट भी किसी फर्म में सदस्य हो सकती है। तो जिसका अस्तित्व उसके मेंबर से अलग है तो वो तो बन सकता है। अगर जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से अस्तित्व अलग नहीं है तो वो उसके बिहाफ पर नहीं बन सकता, अपना इंडिविजुअली बन सकता है। ठीक है, देखिए इंडिविजुअली बन सकता है। HUF के बिहाफ पर पूरा HUF नहीं बन सकता, उसमें से कोई 1-2 पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, एक फर्म दूसरी फर्म के साथ नहीं बन सकती, पर उसका जो मेंबर है वो बन सकता है, कोई एक मेंबर या 2 मेंबर। कंपनी बन सकती है क्योंकि उसका अस्तित्व क्या होता है, अलग होता है। एक ट्रस्ट भी बन सकती है। अब यहाँ पर दे रखा है फर्म के रूप में कर निर्धारण करना, यानी कि असेसमेंट कर रहे हैं। अब ये दे रखा है अंडर सेक्शन 184। जब देखिए पार्टनरशिप जब फर्म बनती है, ठीक है, तो उसमें एक पार्टनरशिप डीड भी होती है जिसमें कि हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। क्या होता है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कि इसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, 2:1 होगी, 3:2:1 होगी, या क्या जो भी होगी, बुक्स की ऑडिटिंग करानी है या नहीं करानी। ठीक है, कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा, मतलब जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, जितने भी सारे जो रूल्स होंगे ना वो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। ये लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, यानी वर्बली भी हो सकती है। ठीक है, और रिटर्न में भी हो सकती है, पर रिटर्न में हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आगे जाके झगड़े नहीं होते। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि साझेदारी एक प्रलेख के आधार पर बनी होती है, यानी कि एक डीड होगी उसमें। ठीक है, उस प्रलेख में साझेदारों के भाग के अनुपात लिखे होंगे, यानी कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी हुई होगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशियो होगी, जिस करधान, देखिए जो असेसमेंट ईयर है, जिसमें पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिस कर निर्धारण वर्ष में प्रथम बार फर्म के रूप में कर निर्धारण करवाना है, ठीक है, उसे संबंधित गत वर्ष में फर्म की विवरण के साथ साझा संलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दाखिल करनी होगी। देखिए, अगर मान लीजिए मेरी पार्टनरशिप फर्म अभी बनी है, ठीक है, और उसका मेरे को ना क्या करवाना है, फर्म की तरह असेसमेंट करवाना है। ठीक है, कि उसकी इनकम फर्म की तरह कैलकुलेट हो, तो मुझको उसके लिए एक प्रॉपर एविडेंस देना होगा अपनी ITR के साथ, पार्टनरशिप डीड में देना होगा कि भाई मेरा असेसमेंट क्या होना चाहिए, फर्म की तरह होना चाहिए, क्योंकि अब हम फर्म बन चुके हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, ITR के साथ एक कॉपी अटैच करनी होगी। ठीक है, ITR भरते टाइम प्रमाण ये है ना, साझा संलेख की जो पार्टनरशिप डीड है उसकी फर्म की आय के विवरण के साथ ITR के साथ, जिसको ITR बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, साझेदारी प्रलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि में दाखिल करनी होगी। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट है कि यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए एक बार फर्म के रूप में कर निर्धारण हो गया तो बाद में उसका असेसमेंट क्या होगा, फर्म की तरह ही होगा। अगर फर्म के, अब मैंने पहले प्रॉपर एविडेंस दे दिया कि हाँ हम एक फर्म बन चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा असेसमेंट फर्म की तरह किया जाए। अगर मान लीजिए उनके जो कुछ चेंजेस हुए हैं डीड में, ठीक है, अगर डीड में कुछ चेंजेस हुए हैं तो रिटर्न के साथ हमें जो चेंजेस हुए हैं वो डीड की कॉपी जिसमें चेंजेस किए गए हैं वो भी ITR के साथ भरनी होगी। ठीक है, ये यही कह रहा है। यदि किसी गत वर्ष में परिवर्तन हो जाए तो संबंधित गत वर्ष के विवरण के साथ एक प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करनी होगी। हाँ, 4th पॉइंट ये कह रहा था, ये स्किप हो गया था, कि यदि किसी पहले
हमारा असेसमेंट फर्म की तरह हो गया, पर अब कुछ चेंजेस हो गए जिसके कारण मतलब मान लीजिए एक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई या जो भी कुछ था, कुछ चेंजेस आ गया। अगर अब मुझे पार्टनरशिप फर्म जो हमारी फर्म थी उसका असेसमेंट अलग करवाना है, तो मुझे उसके लिए भी प्रॉपर एविडेंस देने होंगे। अगर एक बार असेसमेंट हो गया तो वो बाद के सारे ईयर में ऐसा ही होगा, और मैं उसका असेसमेंट अगर किसी अलग ढंग से करवाना चाहती हूँ तो मुझे उसको प्रॉपर एविडेंस देना होगा। जो भी चेंजेस हुए हैं उसको उसकी कॉपी ITR के साथ देनी होगी, ठीक है। 5th में आपको पहले करा चुकी थी। 6 करते हैं, यदि फर्म अंडर सेक्शन 144 की पूर्ति नहीं करती, यानी कि जो भी 144 में रूल्स बताए गए थे उनकी वो नहीं करती, पूर्ति नहीं करती, उनको पूरा नहीं करती, यानी कि ITR को अगर वो नहीं भरती है तो क्या होगा, फर्म को इस तरह से कर निर्धारण करना होगा अपना। कैसे करना होगा, अगर हमें कोई जो भी सैलरी पार्टनर को, जो पार्टनरशिप फर्म के है, पार्टनर को नेट प्रॉफिट निकालते टाइम उसमें जो भी पार्टनर को दिया गया है उसमें से सैलरी, बोनस या कमीशन या कोई भी खर्चा दिया गया है पार्टनर को, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे डिसअलाउड हो जाएंगे, ठीक है। फर्म की व्यापार पेशे की आय यानी कि बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते समय साझेदार को जो भी पार्टनर को जो भी कोई भी ब्याज दिया है, वेतन दिया है, कमीशन दिया है, उसकी कटौती नहीं मिलेगी। उपयुक्त एक में वर्णित आय साझेदार की आय में शामिल नहीं की जाएगी, ठीक है। ये होगा सेक्शन 184 क्लियर। कैसे कि जो भी डीड बनाएंगे एक प्रलेख के आधार पर बनी होगी, उसमें सदस्यों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखे हुए होंगे, ठीक है। अगर किसी को पहली बार असेसमेंट फर्म की तरह कराना है तो उसको ITR भरते टाइम में अपनी डीड देनी होगी। अगर डीड में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो भी ITR के साथ देने होंगे, ठीक है। और यदि कोई परिवर्तन हो जाता है उनकी डीड में तो जो चेंजेस की डीड में जो चेंजेस हुए वाली कॉपी ITR के साथ देनी होगी। और अगर वो अंडर सेक्शन 144 की कंडीशन को पूरी नहीं करती तो उसको पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन दिया जाता है, बोनस वगैरह, उसको डिडक्ट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 185 की। अगर आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।